शुरुआत में हमने देखा कि आप राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत हुई। क्या इसमें कोई द्वंद्व है या फिर गलतफ़हमी है लोगों की कि आप मिशन मूवमेंट का ही काम कर रही थी या समाजवादी पार्टी से कोई संबंध रहा? देखिए तारीख में क्या स्टेटस है अभी? मैं तो समाजवादी पार्टी से देखिए तभी जब चुनाव से शायद 1 महीना बाद ही हट गई थी। हटने ना तो मैंने लिखित में कोई एक्सेप्ट किया था, ना लिखित में मैंने कोई उनको रिज़ाइन दिया था। बस समाज को बचाने के लिए एक समर्थन दिया था। वो मैं आगे भी जब मुझे लगेगा कि समाज के हित में कौन-सा कदम बेहतर होगा, वो मैं अपनी सूझबूझ से करूँगी। ना मेरे ऊपर किसी का प्रेशर है और ना मैं किसी के प्रेशर में काम करूँगी। जब मैं बचपन में पिट कर आई थी कहीं, छोटी थी तो माँ से कहा कि उसने मुझे पीटा। तो माँ ने मुझे एक थप्पड़ और मारा तेज का और मारते हुए कहा कि पिटकर आए ना कभी भी तो मुझे आकर मत बताना। अगर तुम बिना गलती के भी पिट के आ रहे हो तो तुम जीवन भर पिटने वाली कौम तैयार करोगे। माँ ने कहा अगर कोई तुम्हें बिना गलती के मार रहा है तो पहले उसको खूब अच्छे से पीट लेना और उसके बाद हम खुद देख लेंगे। पिटे हुए कार्यक्रम करते हैं तो हुड़दंग मचाते हैं। जो बाबा साहेब के विरोधी नफरती लोग हैं, जो बाबा साहब से नफरत करते थे, उनके कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो उसमें नफरतें होती हैं, हिंसा होती है, दंगा होता है, हुड़दंग होता है, शोर होता है, लोगों को परेशान करने का एक मकसद होता है, आंखों में हिंसा भरी होती है। ये साबित करते हैं कि आप डरिए, अन्यथा नहीं डरेंगे तो हम जो लहरा रहे हैं हथियार अपने हाथों में, इनसे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वही लोगों का आज हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया जा रहा है और बड़े खुश हैं हम कि भारत की भूमि पर एक ऐसा मसीहा जन्मा जिसको विश्व भर जो है सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है, तो हमें तो प्राउड होना चाहिए। जब मेरा बचपन था तो मेरी मदर जो है बहन जी की बहुत बड़ी फैन है, दीवानी है। उन्होंने कई बीघे जमीन बेच करके बसपा पर लगा चुकी हैं वो और बहुत दीवानी है, चुनाव भी लड़ी हैं पंचायत के। तो मदर ने वो बाबा साहब के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती थी, बस इतना ज़रूर जानती थी कि हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, कोई जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उस लेवल तक गालियाँ दी जाती हैं, उस लेवल तक अपमानित किया जाता है, तब तक उसका मनोबल चूर-चूर ना हो जाए। अभी आपकी क्षमता है कि उसमें आप कितना डटे रहते हैं। मेरे साथ भी हुआ, मुझे गालियाँ, चरित्र, औरत का सबसे कमज़ोर पॉइंट चरित्र होता है, कि भी चरित्र गिरी हुई है और महिला के बोलने को चरित्र से जोड़ दिया है, जबकि वो उसके स्वाभिमान से जोड़ना चाहिए। महिला के शरीर को, अंगों को चरित्र से जोड़ दिया है। वो महिला उनके लिए अच्छी है, देवी है, जो 5 मीटर साड़ी में लिपटी हुई रहेगी, आगे का अंग दिखेगा, पीछे का अंग दिखेगा और उनके लिए बल खाती हुई महिला है। उनके लिए उस पे देवी आती हो, सर हिलाती हो, पागलपन करती हो, तो वो महिला अच्छी मानी जाती है समाज में। लेकिन मुझे लगता है कि एमपी एमएलए बनने के लिए आपको हर घर में एक व्यक्ति तैनात मिलेगा, एकदम खड़ा। मैं बनने को तैयार हूँ। पर जो मैं काम कर रही हूँ सोसाइटी के बीच में, इसको करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो मैं उस संख्या को भर रही हूँ, जहाँ खाली पड़ी हुई जगह है। तो इस वैकेंसी को ना तो कोई आना चाहता है, ना इसको भरना चाहता है। तो मुझे लगता है कि उन हजारों की जो जगह खाली पड़ी है, कम से कम वहां पे मैं ही अपना योगदान देती रहूं। एमपी साथ जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के मौके पर हमारे साथ है दीदी निर्देश सिंह। दीदी निर्देश सिंह को आप तमाम लोग जानते होंगे, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और समाज में जाकर फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा और तमाम मानवतावादी विचारधारा की बात लगातार करती रहती हैं, मुखर होकर बात करती हैं, निडर होकर बात करती हैं। समाज के अंदर अच्छा सोशल एक्टिविस्ट है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। और आज के इस मौके पर पूरा देश में नहीं, विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। क्या खास संदेश देंगी महिलाओं को? पहले तो नेशनल चौपाल के सभी दर्शकों को जय भीम और पूरी टीम को भी धन्यवाद कि आप एक ह्यूमैनिटी जो अभी देश के अंदर वेंटिलेटर पर पड़ी है, एक ऐसे माहौल में जहां लोग उससे कहने से डर रहे हैं कि अगर कुछ कहेंगे, बोलेंगे तो कार्रवाई हो सकती है या गालियां मिल सकती हैं या हमले हो सकते हैं, ऐसे माहौल में भी आप इस विचार पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जैसे जन्म जयंती है पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है, पर एक चीज देखने को मिलती है, कुछ लोग जो बाबा साहब के होते हुए भी उनका विरोध करते थे, जो आज जयंती होने पर भी घरों के ताले लगाकर अंदर बंद हो गए हैं, वो घबरा रहे हैं उनको देखने से, उनकी तस्वीरें देखने से, उनकी तैयारियां देखने से, उनके फॉलोवर को डिसिप्लिन में रहकर कार्यक्रम आयोजित करते देखकर, क्योंकि वो शर्माते हैं। क्योंकि जब वे कार्यक्रम करते हैं तो हुड़दंग मचाते हैं। जो बाबा साहब के विरोधी नफरती लोग हैं,
जो बाबा साहब से नफरत करते थे, उनके कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो उसमें नफरतें होती हैं, हिंसा होती है, दंगा होता है, हुड़दंग होता है, शोर होता है, लोगों को परेशान करने का एक मकसद होता है, आंखों में हिंसा भरी होती है। ये साबित करते हैं कि आप डरिए, अन्यथा नहीं डरेंगे तो हम जो लहरा रहे हैं हथियार अपने हाथों में, इनसे हम कुछ भी कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जो फॉलोवर हैं, वो आप देखेंगे कि पिछले 3 दिन से पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे विश्व भर में जयंतियां मनाई जा रही हैं, अनुशासन में रहकर जयंती मना रहे हैं। अगर कोई निकल रहा सड़क पर, कितनी भी बड़ी झांकी क्यों नहीं है, कोई अगर सड़क पर जा रहा तो उसको रास्ता दे रहे हैं अपने आप। आने जाने वालों को ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये जयंती किसी के अवरोध में आगे आ रही है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से ही पता चल जाता है कि उनका विचार कितना पावरफुल है, उनका विचार कितना अनुशासन वाला है, उनका विचार कितना आगे बढ़ने वाला, प्रोग्रेसिव है। और वो जिस समाज को या जिस राष्ट्र को भी जब भी अपनाना होगा, तब वो तरक्की की ओर बढ़ने की चाह रखता होगा। तो आज देश के अंदर जितने भी लोग हैं जो तरक्की चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को स्वाभिमान का जीवन देना चाहते हैं, वो सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के थॉट्स पर काम कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, उनके जैसा अपने बच्चों को बना रहे हैं। तो आज वही लोगों का आज हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया जा रहा है और बड़े खुश हैं हम कि भारत की भूमि पर एक ऐसा मसीहा जन्मा जिसको विश्व भर जो है सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है। तो हमें तो प्राउड होना चाहिए, हम भारत के लोग और भारत की धरती, खासकर आप महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र की धरती को नमन। आज मैं भी वही हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहले भी मैं आई हूँ, जब भी नागपुर एयरपोर्ट उतरती हूँ तो मुझे उस एयरपोर्ट से एक लगाव और ज़्यादा होता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से एयरपोर्ट है। तो इसलिए आज बहुत खुश हूँ कि नागपुर में अभी आप बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को लेकर लगातार समाज में काम कर रही हैं। शुरुआत में हमने देखा कि आप राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत हुई। क्या इसमें कोई द्वंद्व है या फिर गलतफहमी है लोगों की कि आप मिशन मूवमेंट का ही काम कर रही थी या समाजवादी पार्टी से कोई संबंध रहा? देखिए, मैं पिछले 12-13 वर्षों से काम कर रही हूँ। जितनी मेरी उम्र है, इसकी आधी उम्र मेरी काम में गुजरी है। क्योंकि जब हमारा कोई ट्रेनर तो होता नहीं है कि हमें कोई ट्रेनिंग दे, क्योंकि हमारे हम तो उपेक्षित वर्ग से जन्म लिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को यहाँ पे उपेक्षित माना गया, तो उनके समाज में जन्मी एक छोटी सी ये अदनी सी बच्ची क्या कर सकती थी, तो उसको भी अपने आप ट्रेनिंग लेनी पड़ी समाज से। समाज में गई जब मैं 2010-11 में जब मैं थैला उठा करके चल दी किताबें बांटने के लिए लोगों को, तब मुझे नहीं पता था कि मेरे विचार या मैं कितने बड़े मिशन पर निकली हूँ। बस इतनी सी धुन थी, इतनी बेचैनी थी कि जो विचार मैंने जाना, मान लीजिए घर का कोई भी अच्छा टेस्ट हम किसी खाने को खाते हैं, आपकी बच्ची या मेरा बच्चा कुछ जो हमारा सबसे प्रिय होता है, हमारे मन में आता है यार मैंने ये टेस्ट चखा, ये टेस्ट मेरे उसको भी चखना चाहिए, तब वो होता तो कितना अच्छा होता। तो यही दीवानगी आई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार इतना पावरफुल और उनका ही समाज आज सबसे पीछे पड़ा है, उसको तो जानने की जरूरत है। और जो जान गया उसको फिर रोकने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो बस निकल गई थी मैं 2010-11 में लेकर के किताबें और साहित्य बांटने लगी, पढ़ाने लगी। 20-20, 10-10 लोगों को पहले में बिठाती। कई बार लोग भगा देते, अरे क्या फालतू, इन लोगों के पास तो बहुत टाइम रहता, हम पे टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टी से कैसे फिर? राजनीतिक पार्टी से मेरा 2000 क्या कहते हैं अभी 22 में जब ये विधानसभा के चुनाव हुए, तो मेरे पास ऑफर कई पार्टियों से थे, कांग्रेस से भी था और भी अन्य पार्टियों से थे। लेकिन सपा से जो ऑफर आया, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो आप सोच सकती हैं। उस वक्त एक द्वंद्व हो रहा था समाज में, समाज निगेटिविटी से पूरा भरा हुआ था। जो हमारी अपनी पार्टी थी वो किसी तरह से हलचल नहीं कर रही थी। दूसरा, समाजवादी पार्टी पूरे फॉर्म में थी और बाबा साहेब से जो नफरती लोग हैं, वो पार्टी दोबारा से यूपी पे कब्जा करने जा रही थी। हमें लगा कि अगर उसको बचाना है, अगर ये दोबारा आते हैं तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे राजनीतिक हवाओं को देखकर, हाँ, राजनीतिक माहौल जो समाज के पक्ष में जा रहा था, तब हमने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया। और भविष्य में जब भी समाज के लिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहते बाबा साहब भाई, हाँ, वो उन्होंने मुझे बनाया, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे आप कोई पद दीजिए। बस मेरा इतना मकसद था कि समाज को बचाने के लिए जो भी आगे कदम रखेगा मैं उसको साथ दूंगी। वो चाहे समाज की केवल बात ना करे, काम भी करे। जब हमें उनमें लगा कि उस समय वो चाह रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो लोग मानते हैं, अगर उनको सम्मान नहीं दिया गया तो फिर से आप मुंह की खा सकते हैं। आज की तारीख में क्या स्टेटस है? मैं तो समाजवादी पार्टी से देखिए तभी जब चुनाव से शायद 1 महीना बाद ही हट गई थी। हटनी ना तो मैंने लिखित में कोई एक्सेप्ट किया था, ना लिखित में मैंने कोई उनको रिजाइन दिया था।
बस समाज को बचाने के लिए एक समर्थन दिया था। वो मैं आगे भी जब मुझे लगेगा कि समाज के हित में कौन सा कदम बेहतर होगा, वो मैं अपनी सूझबूझ से करूंगी। ना मेरे ऊपर किसी का प्रेशर है और ना मैं किसी के प्रेशर में काम कर सकती। आप इतना बेखौफ होके काम करती है, कैसा रहा आपका बचपन और आपका पारिवारिक जो जीवन रहा, माता-पिता के घर से कैसा कैसा बचपन रहा, कैसी परवरिश रही? ये भी जानने की मतलब दर्शकों को भी हो रहा होगा कि मतलब इतनी निडर बच्ची आती कैसे समाज के अंदर? देखिए, इसके पीछे एक कारण है। जब मैं बचपन में पिट कर आई थी कहीं, छोटी थी, तो माँ से कहा कि उसने मुझे पीटा, तो माँ ने मुझे एक थप्पड़ और मारा तेज का, और मारते हुए कहा कि पिट कर आए ना कभी भी, तो मुझे आकर मत बताना। अगर तुम बिना गलती के भी पिट के आ रहे हो, तो तुम जीवन भर पिटने वाली कौम तैयार करोगे। माँ ने कहा, अगर कोई तुम्हें बिना गलती के मार रहा है, तो पहले उसको खूब अच्छे से पीट लेना, और उसके बाद हम खुद देख लेंगे। पिटे हुओं का केस हम नहीं लड़ते। तो तुम्हारा केस पिटे हुओं का है, इसलिए मैं नहीं लड़ सकती, ना मैं जा सकती पैरवी करने। तुम चाहे कितनी बार पिट के आना, मैं तुम्हारी कोई पैरवी नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुम्हें किसी ने बेवजह पीटा और तुम उसको पीट के आए, तो बाद में हम देख लेंगे। तो ये चीज घर से ही सिखाई कि भैया पिटना नहीं है। तुम बेटी हो तो क्या हो गया, हाथ तुम्हारे भी दो हैं, बेटों के भी दो हैं। मैंने अपने बच्चों को सबको एक जैसा जन्म दिया। बेटी अकेली हूं मैं घर में 4 भाइयों की। तो मुझे हमेशा से ये सिखाया, किसी के साथ अन्याय मत करो और ना अन्याय अपने साथ होने दो। तो ना तो अपने साथ अन्याय होने की हम उम्मीद करते हैं, और अन्याय करने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। ये तो परवरिश हुई, लेकिन फिर विचारधारा से जो संबंध आया, वो संबंध कैसे मतलब वो उपज कहाँ से आई? कहीं से तो शुरुआत हुई होगी? देखिए, हम जब मेरा बचपन था, तो मेरी मदर जो है बहन जी की बहुत बड़ी फैन है, दीवानी है। उन्होंने कई बीघे जमीन बेच करके बसपा पर लगा चुकी हैं वो, और बहुत दीवानी है। चुनाव भी लड़ी हैं पंचायत के। तो मदर ने, वो बाबा साहब के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती थी, बस इतना जरूर जानती थी कि हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर हैं कोई जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। अशिक्षित थी। तो ये विचारधारा हमें बचपन में नहीं मिली, लेकिन हाँ, दबंगई जरूर मिली। एक अच्छा इंसान, न्याय के प्रति जो सोच है वो जरूर मिली, और वो बाबा साहब की सोच है। 2010-11 में मुझे एक अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम की कहीं से कोई पंपलेट मिला। जब वो मिला तो मैं उस कार्यक्रम में गई। उस कार्यक्रम में मैंने वक्ताओं को सुना। उसके बाद फिर मैं उन कार्यक्रम की जानकारी लेती रही। जब मैंने देखा कि ये लोग जो मंचों पर बोलते हैं, ये वो लोग हैं जिनके घरों में खुद इनकी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। ये लोग खुद नवदुर्गा पूजा करते हैं, ये लोग खुद दशहरा मनाते हैं, और यहाँ मंचों पर आकर बाबा साहब का विचार करते हैं। जब हमने किताबें पढ़नी शुरू की, तो उसमें कहा गया कि उद्धार का जो रास्ता है, वो मंदिर, मस्जिद या घंटाघर नहीं है, वो आपकी अच्छी एजुकेशन है, वो आपकी तार्किक सोच है। तब लगा कि अरे, ये लोग तार्किक सोच पर केवल बात करते हैं, काम नहीं करते। तब मैं किताबें खरीद करके फिर गांव की ओर निकलने लगी। सबने कहा पागल हो गई है, दिमाग खराब हो। नहीं नहीं, है ना, कुछ दिन चलेगी, थक कर बैठ जाएगी। मतलब हंसे भी, मजाक बनाया कि अभी नया नया वो कोई चूजा निकला है, कुछ दिन चल करके थकेगा, हारेगा, धूप गर्मी से थक के बैठ जाए। आप रुक नहीं पाई? हाँ, अब जो मुझे वो कहते थे ना, नादान है, बेवकूफ है, पागल है, अब वो इस पागल के पीछे जाते हैं और कहते हैं पागल, तुम हमें समय दे दो बोलने के लिए। तो ये परिवर्तन हुआ है। और मुझे लगता है कि जब आप जुनून के साथ किसी भी सच्ची बात पर काम करते हैं, तकलीफें तो आती हैं। लेकिन जब जब मानवतावाद के लिए आंदोलन छेड़े गए, महापुरुषों के कहो या फिर जिसने भी अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर समर्पित कर दिया समाज को, उनको एक कीमत चुकानी पड़ती है ना? या तो उनका इंसल्ट होगा, या उनकी बदनामी की जाएगी, या उनके साथ गलत होगा। तो ऐसी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, मैं भी इसी समाज में जन्मी हूँ, इसी समाज में मैंने काम किया है। तो जो जो इस समाज में काम करेगा, उसको झेलना पड़ेगा। बाबा साहेब को झेलना पड़ा, स्कूल में झेलना पड़ा, जब वो ऑफिसर बन गए तो उन्हें दफ्तर में झेलना पड़ा। जब वो इस वेटिंग फॉर वीजा में वो लिखते भी हैं कि अंग्रेज भले ये मानते हों, जानते भी हों कि भारत में कास्टिज्म है, लेकिन उसका दर्द सिर्फ इस समय मैं महसूस कर सकता हूँ। जिसको वो बहुत छोटी सी बात मानते हैं, वो इस देश के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान और सम्मान और रोटी से जुड़ी है। तो ये वो लोग समझ सकते हैं, आप समझ सकती हैं, मेरे जैसी वो महिलाएं समझ सकती जिन्होंने काम किया। सावित्रीबाई फूले का दर्द मैं समझ सकती हूँ, माता नंगेली का दर्द मैं समझ सकती हूँ। माता नंगेली ने अपने स्तन काट के स्तन टैक्स खत्म करवाया, और माता सावित्रीबाई फूले ने असमय प्लेग की बीमारी से मृत्यु। मतलब ये समाज कुर्बानियां लेकर ही सीखता है। यहाँ मासूम लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। यहाँ त्याग वाले लोगों को
अपनी खुशी-खुशी आत्महत्या करनी पड़ती है समाज के लिए, तब ये समाज जागरूक होता है। तो मैं भी इसी समाज का अंग हूँ, बाहर नहीं हूँ, तो मुझे भी वो सब कुछ झेलना पड़ा। इतने उस लेवल तक गालियाँ दी जाती हैं, उस लेवल तक अपमानित किया जाता है, तब तक उसका मनोबल चूर-चूर ना हो जाए। अब ये आपकी क्षमता है कि उसमें आप कितना डटे रहते हैं। मेरे साथ भी हुआ, मुझे गालियाँ, चरित्र, औरत का सबसे कमज़ोर पॉइंट चरित्र होता है, कि भई चरित्र की गिरी हुई है। और महिला के बोलने को चरित्र से जोड़ दिया है, जबकि वो उसके स्वाभिमान से जोड़ना चाहिए। महिला के शरीर को, अंगों को चरित्र से जोड़ दिया है। वो महिला उनके लिए अच्छी है, देवी है, जो 5 मीटर साड़ी में लिपटी हुई रहेगी, आगे का अंग दिखेगा, पीछे का अंग दिखेगा, और उनके लिए बल खाती हुई महिला, महिला है। उनके लिए उस पे देवी आती हो, सर हिलाती हो, पागलपन करती हो, तो वो महिला अच्छी मानी जाती है, समाज में सभ्य। हाँ में हाँ मिला है, आप जो बोल रहे हैं आपका सही है, हमें कुछ नहीं आता, ये चीज़ मतलब एक मूढ़, धूर्त और मूर्ख महिला को वो आदर्श महिला मानते हैं। और जब देश की किसी भी राष्ट्र की नींव में महिला को मूर्ख रखा जाएगा, अनजान रखा जाएगा और एकदम इनोसेंट रखा जाएगा, तो वो कैसे नागरिक को जन्म देगी? ये तो आप और मैं समझ सकते हैं। वो कैसे नागरिक को जन्म देगी? क्या सिखाएगी वो? जिस समाज की रीढ़ में या जड़ में संस्कार नहीं होंगे, समाज के प्रति सोच नहीं होगी, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति नहीं होगी, तो उस समाज का नागरिक कैसा बनेगा? ये तो आप और हम कल्पना कर सकते हैं कैसा बनेगा। औरत की कल्पना में सिखाया क्या जाता है घर में। भारत की महिलाएं, माएं जो हैं, अपने बच्चों को संस्कार के नाम पर या महिलाओं की इज्जत के नाम पर सिखाती ही क्या है? केवल इतना कि ठूस ठूस के बेटों का पेट भर दें जब तक उनका बटन ना टूट जाए शर्ट का। और बाकी ये कि तुम्हें बलशाली बनना है, मोटा बनना है, ऊंचा बनना है, और तुम्हें ऐसा बलिष्ठ बनना है कि लड़कियां तुम पे मरें। लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि तुम्हें राष्ट्र के प्रति समर्पित होना है, तुम्हें समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ काम करना है, तुम्हें देश की जो स्त्री समाज है उसके प्रति सम्मान सबके प्रति रखना, ना कि केवल अपनी बहन के प्रति रखना है। तो उसे सिखाया नहीं जाता, इसलिए वो सीखता नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे लोगों का झुंड ज्यादा मिलेगा जो एक तरह की बात कहते होंगे और उनका समर्थन करने वाले वाह 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 वाह। अपराधियों को बचाने वाले ज्यादा होंगे और अच्छे लोगों का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या आपको नदारद मिलेगी। यही कारण है कि समाज की जड़ में इतनी सारी कुरीतियां, इतनी सारा भेदभाव, इतना शोषण, और वही चीजें माएँ यहाँ पे अपने बच्चों को डिलीवर करती हैं और वो आगे तक चलती है। दीदी आप हमेशा जो है पाखंडवाद के खिलाफ बहुत बोलती है, धर्म के खिलाफ बहुत बोलती है, और देश के अंदर जो है आज ऐसी स्थिति है कि जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा, राम राज्य के खिलाफ बोलेगा, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा, और लगातार देवी देवताओं को लेकर तो आप जो है वो तो बंदूक लेकर ही खड़ी रहती है। तो ऐसे में डर नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो देशद्रोही कहा जाता है, जो धर्म के खिलाफ बोले, जो भगवान के खिलाफ बोले, जो पाखंड की पोल खोले, उनको तो देशद्रोही कहा जाता है। तो ऐसे ही में आपको कैसे देखती है इसे? देखिए, मुझे जेल से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है अपने समाज की अज्ञानता से। मुझे उन तानाशाही लोगों से डर नहीं लगता, निरंकुश लोगों से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है उन लोगों से जो जय भीम बोल करके जाकर जागरण करते हैं। मुझे बंदूक की गोली से भी डर नहीं लगता। मुझे पता है कि मेरा अंत क्या होने वाला है, मैं किसी दिन उनकी गोली का शिकार हो सकती हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मेरा अंत क्या होने वाला है। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं उनके हाथ लगी तो वो मेरा क्या करेंगे। पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मरने से पहले जितने शब्द, जितनी जानकारी मैं अपने समाज को दे जाऊँ, वो मेरे मरने के बाद भी आगे चलती रहे। वो विचार पौधे बन करके आगे समाज को छाया दे और ऑक्सीजन दे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर दिन कुछ काम करें। दूसरा, जो नफ़रती समाज है जिसके आप कह रही हैं कि जो बोलने भर से ही गोली का धमकी देता है, गालियाँ देता है, मारता है, या रासुका लगाने का पूरा-पूरा यहाँ पर षड्यंत्र है। तो वो लोग इन लोगों से ज़्यादा तेज़ हैं। अगर आप अम्बेडकरवाद की बात करेंगे, आप 1 घंटे का लेक्चर बेहतरीन वाला देंगे, तो आपको क्या लगेगा? जो अम्बेडकरवादी लोग होंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ना उनके पास कोई थॉट्स हैं, ना उनके पास कोई विचार ये है, सुझाव है, ना उनके पास किसी तरह का कोई आपके काम में कमियां हैं। ये भी नहीं कि वो कमियां निकाल दें। और मैं ऐसा समाज चाहती हूँ कि जो कमियां भी निकाले, जो मुझ में करेक्शन करे। यही नहीं कि बस कह दिया दीदी जय भीम का नारा लगा दिया। मुझे ऐसे अंधभक्त नहीं चाहिए। मुझे मेरा समाज वो चाहिए जो मुझ में कमियां ढूंढ सके, मुझे निखार सके, मुझे बता सके कि दीदी ये ज्यादा बेस्ट है, आप इसको भी करिए। लेकिन ये जो मूर्खों का झुंड बन करके केवल जय भीम का नारा लगाना और जाकर के सो जाना, ये मेरी अम्बेडकरवाद की थ्योरी से बाहर है। लास्ट सवाल है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सावित्रीबाई फुले ब्रिगेड की। क्या
सामने क्या प्लान है? कोई चुनाव के लिए आप चाहती हैं कि आने वाले समय में आप चुनाव फेस करें, लोकसभा का, विधानसभा का, या फिर और भी कोई बड़ा? फिलहाल में तो चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जो करीबी लोग हैं अपने-अपने हिसाब से सोचते हैं। उनका सोचना ये है कि जब आप जैसी बेबाक स्पीकर या बेबाक एमपी या एमएलए किसी सीट पर जाकर बोलेंगी, तो समाज की बहुत सारी बातें दुनिया के सामने आएँगी। लेकिन मुझे लगता है कि एमपी एमएलए बनने के लिए आपको हर घर में एक व्यक्ति तैनात मिलेगा, एकदम खड़ा, मैं बनने को तैयार हूँ। पर जो मैं काम कर रही हूँ सोसाइटी के बीच में, इसको करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो मैं उस संख्या को भर रही हूँ, जहाँ खाली पड़ी हुई जगह है। तो इस वैकेंसी को ना तो कोई आना चाहता है, ना इसको भरना चाहता है। तो मुझे लगता है कि उन हज़ारों की जो जगह खाली पड़ी है, कम से कम वहाँ पे मैं ही अपना योगदान देती रहूँ। एमपी एमएलए बनने के लिए आप हर घर में सर्वे करिए, हर घर का आदमी टिकट लेने के लिए तैयार बैठा है, यहाँ तक कि पैसे देने को भी तैयार है। पर मुझे लगता है कि जो काम अधूरा है, जो काम सच्चे मन से करने की ज़रूरत है, आज आप देखेंगे सरकारें विपक्ष से नहीं डरती हैं, सरकारें अम्बेडकरवाद से डरती हैं। और सरकारें उसकी तो और भी भय कांपती हैं जो सच्चा अम्बेडकरवादी है, यानी कि विचारों और व्यक्तित्व में दोनों में उसी को फॉलो करता है, जिसमें मिलावट नहीं है। तो वो क्या प्योर सोने से एकदम से उनकी आंखें चकाचौंध होती है और वो सोचते हैं इसको मिट्टी से, किसी भी लोहे की परत से या कैसे भी करके इसको, इसकी चमक को धूमिल किया जाए। सावित्रीबाई फुले महासभा है ना? तो उसका भी बेसिकली क्या काम है? देखिए जब 2011 में हमने माता सावित्री फुले के नाम से संस्था बनाई, तब बाबा साहेब के नाम पर लाखों संगठन ने थे, हमने रिसर्च किया। लेकिन सावित्रीबाई फुले, जिनके पति को बाबा साहब अम्बेडकर अपना गुरु मानते थे, तो और उन्हीं के विचारों पर चलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की एक ड्राफ्टिंग की। बाबा साहेब का जो हिंदू कोड बिल है वो टोटल ज्योतिबा फुले के विचार पर क्या कहते हैं आधारित है। अब मुझे लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लाखों संगठन हैं, जिसमें एससी वर्ग काफी एक्टिव रहता है। पर मेरा ध्यान गया ओबीसी की तरफ, कि ओबीसी माता सावित्री फुले के बारे में ना जानना चाहता है, ना जानता है, ना उन पर काम करता है। तो मैंने वो फील्ड चुने जहां लोग छोड़ चुके थे। तो मैं वही, जैसे कुछ लोग झाड़ू लगा देते ऊपर पीछे करते रहे, मेरा काम, मुझे जो लगता है ना सफाई में भी वही है कि कोई कोने में कूड़ा नहीं रहना चाहिए। वैसे ही मैं चाहती हूँ समाज में गंदगी कहीं नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल साफ हो और एक अच्छा स्वस्थ समाज बने। इसलिए मैंने ओबीसी में जाकर के काम करना शुरू किया और माता सावित्रीबाई फुले का नाम लिया, क्योंकि ओबीसी को ये बताया जाए कि ये हैं तुम्हारे असली पिता और माता, ना कि वो फर्जी लोग हैं जिनको उन्होंने अपनी किताबों में लिख कर छोड़ दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से हमारा समर्पण पूरा, और हम उसी विचार पर काम कर रहे हैं। लेकिन उनके गुरु के द्वारा जो पीछे छूटा हुआ काम था, उसको बहुत कम लोग कर रहे थे, हमने उसको लाया। जब 2010-11 में हमने सावित्री फुले के नाम से काम करना शुरू किया, तो लोग कहते थे तुम्हारी सास का नाम है क्या सावित्री फुले? तो कौन है वो? तुम्हारी मम्मी का नाम है जिनके नाम से संस्था बनाई है? तब उन्हें एक मतलब बेसिक से समझाना पड़ता था। उनका जीरो भी माइनस में है बताने के लिए। फिर हम बताते हैं कि माता सावित्री फुले ये थी, प्रथम शिक्षिका थी और देश में उन्होंने बच्चियों के लिए स्कूल खोले, सबको ऐसा स्वस्थ समाज बनाने में ऐसी भूमिका निभाई। तो लोगों ने जानना शुरू किया और आज मुझे इतनी खुशी है, जब पहली बार 2011 में मैंने माता सावित्री फुले की जयंती मनाई थी, तो एक शर्त रखी थी, बिना महिलाओं के कार्यक्रम में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। 2011 का मेरा पहला प्रोग्राम था। लोगों ने मेरा बहुत विरोध किया कि अरे ये महिला, ये निर्देश तो है, 2 दिन की लड़की है और किस तरह की बात कर रही है, पुरुषों को अलग कर रही है, पुरुषों के बिना कैसे कार्यक्रम सफल हो जाएंगे, और ये तो महिला पुरुष को अलग कर रही है। फिर हमने कहा कि हम जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं कार्यक्रमों में कम शामिल होती हैं, हम नहीं ला सकते, हमारी मजबूरी है। उनको पहली बार बहाना मिलेगा भी आपके बिना हमारी एंट्री नहीं, प्लीज चलो हमारी एंट्री कराने। दूसरा, जो महिलाएं ये सोचती थी कि हमसे खुद महिलाओं ने कहा कि हमें तो ये लगता था अम्बेडकरवाद जो कार्यक्रम है तो पुरुषों के लिए, हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो जागरण में जाकर के ताली बजाएंगे, हम तो कीर्तन करेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, कलश ले जाएंगे, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, पुरुषों का कार्यक्रम है। एक सोच जो थी, वो सोच बदलनी थी कि ये कार्यक्रम पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी बराबर का हक बनता है। उनको घर से निकाला और पहला कार्यक्रम था, लगभग 2 से 2,500 महिलाएं, हमने केवल 1000 कुर्सी बिछाई थी और 1500 लोगों को खड़ा होना पड़ा। पहला कार्यक्रम और पहली बार इतना सक्सेस हुआ। तो मुझे लगता है कि महिलाओं पर काम नहीं किया था किसी ने। दूसरा, माता सावित्री फुले का नाम इतिहास में दबा हुआ था, फातिमा शेख का नाम दबा हुआ था, माता नंगेली का नाम दबा हुआ था। जितनी भी देश की समस्त महिलाएं थी, उदा देवी पासी, झलकारी बाई, इन सब महिलाओं को उखाड़ कर लाए और इन्हीं महिलाओं के नाम पर काम करना शुरू किया।
बहुत बहुत बधाई है आपको। आप लगातार परिवर्तनवादी विचारों का काम समाज के अंदर करती रहें। और आज हमारे साथ बात करने के लिए थी दीदी निर्देश सिंह। इनके साथ जो चर्चा हुई है, मैं ये चाह रही थी कि दीदी निर्देश सिंह को हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं। मैंने कोशिश किया है कि उनके काम को लेकर आप तक पहुंचा जाए, और आप इनके बारे में जानना चाहते तो सोशल मीडिया पर काफ़ी बार जो है दीदी निर्देश सिंह अपनी अलग अलग विषयों को लेकर बात भी करती हैं। तो आप उन्हें फॉलो करें और उनकी बातों को सुनें। और अभी जो चर्चा हमने की है, इसको लेकर आपका क्या ख़्याल है, क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।